पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के गाजियाबाद आगमन पर उनका भव्य स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं के साथ किया गया। ढोल के साथ कार्यक्रम स्थल तक पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के जमकर नारे भी लगे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सील के नेतृत्व में सैकड़ों वाल्मीकि समाज के लोगों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ से पहले सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व महर्षि वाल्मीकि जी के व खुद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किशन स्वरूप व वाल्मीकि समाज के गणमान्य व्यक्ति राहुल चौहान, कृष्ण कुमार वैद, हनी वैद, अमित गहलोत, कृष्ण गौतम, बंटी पारचा, इन सभी ने भी तथागत बुद्ध महर्षि वाल्मीकि व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट एनपीटी न्यूज इंडिया ब्यूरो की गाजियाबाद से, जहां पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के कार्यक्रम में सैकड़ों वाल्मीकि समाज के लोग उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी पूरी भूमिका पार्टी के हित में निभाई और पार्टी को आने वाले समय में अपना पूर्ण तरीके से समर्थन देने का वादा किया। ये विशेष कवरेज आप देख रहे हैं गाजियाबाद के विजयनगर से एनपीटी न्यूज इंडिया के माध्यम से, जहां पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में बहुत बड़े समर्थन के साथ वाल्मीकि समाज उनके साथ आया है। से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर किशन स्वरूप जी का माला पिलाकर मैं बड़े भाई ऋषिपाल दिगान जी अपने करते हुए और भारत देश के नेता और भारत देश को संविधान देने वाले बस यही काम यही तरफ खड़े हो आप बार कभी। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे चित्र हैं, 19 चित्र हैं, जिनमें काशीराम साहब हैं, कलाम साहब हैं, LIC यादव हैं, लीला भाना जी हैं और चंद गाड़गे हैं और जिन्होंने मुस्लिम समाज में एजुकेशन की नींव रखी थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। सर खान साहब का भी आपने फोटो लगाया हुआ है। नारायण गुरु हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का बीच में फोटो लगा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की तस्वीर काट दिया था, उसे लेके आने वाले कौन लोग थे आप देख रहे हैं। इसमें माता सावित्रीबाई का भी चित्र लगा हुआ है, नारायण गुरु का भी लगा हुआ है, सम्राट अशोक का भी चित्र लगा हुआ है और भगवान वाल्मीकि का और बाबा साहब का भी चित्र लगा हुआ है। बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं। तो ये चित्र जब आ जाते हैं तो हमें ये मालूम चल जाता है कि ये जो कार्यक्रम है, ये मूवमेंट है, ये किस दिशा और दशा में जाने वाला है। और इन चित्रों से ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर किन लोगों की बात होगी और किन मुद्दों की बात होगी। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर तमाम हमारे दलित महापुरुषों को, मूल निवासियों को हमें आगे लेके चलना है। मैं तमाम इन संतों महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करते हुए वीरभान वाल्मीकि भारतीय वाल्मीकि संघ गाजियाबाद से आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। ये पता होना चाहिए कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिख जब काट लिया गया था, उसे लेके आने वाला कौन था? वो जीवन सिंह भंगी था, वो बेटा भाई था। तब हमें कहा गया था कि रंग लेता है गुरु का बेटा। लेकिन हमें यह सारी चीजें इसलिए नहीं बताई जाती कि यदि हमें पता चल गया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है वह व्यक्ति नीचे नहीं बैठता है, वो कुर्सी पर बैठता है, जो कुर्सी पर बैठता है वो शासन करता है। तो सम्मानित साथियों, हमें शासन करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि हमें किसी के पीछे लगने
करने के लिए काम करना चाहिए। हम मूल निवासी लोग हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हम यहाँ पर बहुत संख्यक तादाद में रहते हैं, चाहे वो हमारा अहिला समाज हो, डोम समाज हो, सुदर्शन समाज हो, बासी समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, हमारा नायक समाज हो, और चाहे वो हमारा, मैं सफाई कर्मचारी वर्ग की बात कर रहा हूँ जो बहुत सारी तादाद में उत्तर प्रदेश में रहता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे किले खड़े हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो हमारे किले खड़े हैं, हमारा किला बिजली पासी का आदमी खड़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हमें गर्व होना चाहिए। सम्मानित साथियों, हमें आज जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बिना राजनीति के, राजनीति वह सत्ता की चाबी है, वो मास्टर की है जो हर ताले को खोल सकती है। और जब तक हम सामाजिक संगठनों का समावेश और सामाजिक संगठनों का रुझान अपने वैचारिक क्रांति के रूप में राजनीतिक पार्टियों की ओर नहीं मोड़ेंगे, सामाजिक संगठनों को हम राजनीतिक पार्टियों की हेल्प करने के लिए नहीं बोलेंगे, तब तक हमारा विकास, हमारे समाज का विकास, हमारे मूल निवासी वर्ग का विकास कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। और जो हम मेहनत समाज और कौम के अंदर कर रहे हैं, मूल निवासी समाज के अंदर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है, क्योंकि हम समाज के अंदर जन जागरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जन जागरण के साथ में जैसे बिजली है, बिजली चलती है और चाहने के बाद में इन्वर्टर होता है, हम पावर तो इकट्ठी कर रहे हैं, हम समाज को जगा तो रहे हैं, लेकिन समाज को जगाने के साथ साथ में हमें समाज में, मूल निवासी समाज में ये भी चेतना लानी है कि इस पावर को, इस जागरूक पावर को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है। तो आज हमारा जो विषय है, वह हमारा विषय यह होना चाहिए कि हमारा जो मूल निवासी समाज है, जो हमारा मूल निवासी समाज है, जो सामाजिक संगठन हम लोग चला रहे हैं, मोहल्ला समिति चलाते हैं, पारक समिति चलाते हैं, अम्बेडकर समिति चलाते हैं, वाल्मीकि समिति चलाते हैं और बहुत बड़े बड़े संगठन चलाते हैं, तो हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जगाने के बाद में अब लोग कंफ्यूज हैं, लोग कंफ्यूज हैं, अब उनकी जो कंफ्यूज है वो लोग, अब उनकी जो पावर है, जो उनके पास में मत का अधिकार है, वो कहाँ पर ट्रांसफर हो और कैसे हो, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। हमें चर्चा करनी चाहिए अपने दुश्मन के प्रति, हमारा दुश्मन कौन है। हमें टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी कहाँ चाहिए। हमारा दुश्मन है ईवीएम, ईवीएम मशीन हमारा दुश्मन है। पहले बैलेट की सरकार होती थी, पहले बैलेट की सरकार होती थी तो बैलेट की सरकार आवाम से डरती थी, लेकिन अब बैलेट की सरकार नहीं है, अब मशीन की सरकार है। जब मशीन की सरकार है तो मशीन की सरकार आपसे डरेगी नहीं, मशीन की सरकार आपसे डरेगी नहीं। आप कहते हैं कि साहब हम विदेश से टेक्निक लेके आए हैं, हमें ये बताइए जो हमसे भी ज़्यादा विकसित देश हैं, जो हमसे भी ज़्यादा विकसित देश हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आज भी बैलेट से वोट डाली जाती हैं, वोट डाली जाती हैं, लेकिन यह मशीन से चल रहा। हमें टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, मशीन लाइए। अब ये बताइए सरकारी अस्पताल में कितनी मशीन है, क्या डायलिसिस की मशीन है, MRI की मशीन है, इंडोस्कोपी मशीन है? नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए चिकित्सा में, लेकिन सरकार का या किसी भी का उधर ध्यान नहीं है, तो हमें एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी चाहिए। तो साथियों, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, कहाँ चाहिए? हाँ, तो सम्मानित साथियों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक हमें सुना, क्योंकि आज का विषय हमारे प्रदेश के सुनने का, राज्य व्यक्ति को सुनने का है। तो साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। समाज के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा रहा है और इसमें भी हम समाज के साथ हैं, भाई साहब के साथ हैं। जय वाल्मीकि, जय बाबा श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ जी
राष्ट्रीय महासचिव मनोज सील जी और भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच के जिलाध्यक्ष भाई गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष राहुल चौहान जी, सामने समाज के बुद्धिजीवी, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर, माननीय अध्यक्ष जी का पहुँचने पर बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम लोग यहाँ आज माननीय सील साहब ने जो हम सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, हम लोगों ने सिर्फ आज अध्यक्ष जी को हम लोग यहाँ सुनने आए हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर जो माननीय सिद्धार्थ जी ने चुना है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए जो रास्ता चुना है, उस पर हमें आज वो हमें बताएंगे कि हमें समाज के लिए क्या करना है, क्या उनके दिशा निर्देश होंगे। हम लोग यहाँ पर रोज़ आए दिन हमारी मीटिंगें होती रहती हैं, संगठन के लोग हम लोग काम करते रहते हैं अध्यक्ष जी। लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय का बहुत अभाव है। भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच तकरीबन 8 प्रदेशों में काम कर रहा है और हम लोग समाज के मान्य स्तर से हम समाज को दिशा देना चाह रहे हैं। बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये 3 मूल मंत्र लेकर भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच आप सबके बीच में है। हम लोग पूरी मेहनत से, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे समाज को भी एक स्टैंड मिले। हमने आज तक सभी को बढ़ाया है, जो हमारे बीच में गधा घोड़ा जो भी आया उसको हमने आसमान में चढ़ा दिया। अब आप नया नया देख रहे होंगे, जो भीम आर्मी है और एक पार्टी और है जो उसने बनाई है। आप मुझे ये बता दीजिए उनको बढ़ाने वाले कौन है? उनको बढ़ाने वाले हमारे अपने समाज के, मेरे अपने समाज के लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने दूसरे को ही बनाया है। आज वो समय आ गया है कि हमें अपने समाज के, अपने आदमी को, अपने भाई को और अपने समाज के लिए माननीय सिद्धार्थ जी को आगे बढ़ाना है और समाज में एक दिशा में ये प्रचार करना है कि अब हमारी भी पार्टी है। आज तक हम लोग दूसरे के गुलाम हैं, दूसरों के पट्टे हमारे गले में पड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी सही। जब तक हम उस पट्टे को उतार कर नहीं फेंकेंगे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। आज माननीय सिद्धार्थ जी ने और सील साहब ने जो ये प्रोग्राम रखा, आज यहाँ पर हमें जो प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और मैं भारतीय वाल्मीकि समाज चेतना मंच की तरफ से आपको अवगत करा दूं कि जहाँ जहाँ भी आपको हमारे संगठन की, हमारी और माननीय सील साहब जहाँ भी जरूरत होगी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और मदद ऐसे नहीं करेंगे, तन मन और धन ये तीनों से करेंगे, क्योंकि जब तक धन हमारे पास नहीं होगा पार्टी तो क्या, संगठन भी नहीं चलता। और माननीय सिद्धार्थ जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम सब हमारे समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे दुख दर्द देख के कर रहे हैं। आज यहाँ नोएडा में, हमारे नोएडा में, गाजियाबाद में हमारा क्या स्थिति खराब है, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, सफाई कर्मचारी हो, कितना हमारे साथ अत्याचार हो रहा, क्योंकि इन लोगों को पता है इनकी कोई आवाज उठाने वाला तो है नहीं। कौन उठाएगा? ना विधानसभा में, ना लोकसभा में। जितने विधायक सांसद जाते हैं वो सब है तो वही पट्टे पड़े हुए हैं, यहाँ से एकदम रोक देते हैं। वो कहने वाला कोई नहीं है। जब तक आपका अपना, आपके अपने संगठन का, आपके अपनी पार्टी का आदमी नहीं जाएगा, जब तक हमारा कोई उद्धार होने वाला नहीं है। इसी के साथ ही कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं फिर आपको आगे कर दूं, हम लोग यहाँ आज सिद्धार्थ जी को सुनने आए हुए हैं। और इसी के साथ ही आप सभी को जय भीम, जय भगवान वाल्मीकि। सर्वप्रथम इस देश में लाखों करोड़ों दलितों का उत्थान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करने के उपरांत पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व की मर्यादा कायम रखने वाले इस देश में संस्कृति और सभ्यता के जनकदाता और रामायण जैसे महाकाव्य के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी के भी चरणों में नतमस्तक होने के उपरांत
यहाँ पर बैठे हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, छोटे और बड़े भाई के समान नौजवान साथियों, हमारे सामाजिक संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट भाई संजय धीगान जी, हमारी पार्टी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे बड़े भाई श्री मनोज शील साहब, हमारी पार्टी के नेशनल कोषाध्यक्ष भाई किशन स्वरूप साहब, और सामने बैठे हुए हमारे सभी पार्टी के समर्पित, मैं तो इसलिए समर्पित कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि 3 घंटे से आप लोग हमारा वेट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके दिल में कहीं न कहीं पार्टी के प्रति, अपने भाई के प्रति एक सच्ची श्रद्धा होगी, तभी आप लोग 3-4 घंटे से इधर हमारा वेट कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को अपनी पार्टी का सच्चा हितैषी और शुभचिंतक मानते हुए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में क्षमा प्रार्थी भी हूं, क्योंकि उधर दिल्ली में कार्यक्रम एक लगा था, आने में मुझे विलम्ब हुआ। साथियों, अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, और हमारे एक बहुत तेज तर्रार युवा साथी थे भाई बीरू भाई, जिन्होंने अपने इतिहास के बारे में आप लोगों को अवगत कराया। और मुझे गर्व होता है ऐसे नौजवानों पे कि जिन लोगों ने से बड़ी मेहनत के साथ में, एक लगन के साथ में अपने इतिहास को जाना। आपने जो जो बातें बताई, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको इतिहास की काफ़ी जानकारी है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जिस समाज को अगर मिटाना हो, जिस समाज को अगर ख़त्म करना हो, तो सबसे पहले उसका इतिहास ख़त्म कर दो, वो अपने आप समाज ख़त्म हो जाएगा। साथियों, आज एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाने की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं बड़े ही विस्तार से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि साथियों, एक काम शौक में होता है और एक काम आदमी मजबूरी में करता है। तो मैं समझता हूं कि जो काम आदमी मजबूरी समझ के करता है, उसको पूर्ण लगन और मेहनत के साथ में करता है, अंततः जो है उसको कामयाबी उस काम में, उस मिशन में अवश्य मिलती है। लेकिन जो काम शौक में करते हैं, तो साथियों वो पूरी लगन के साथ में नहीं करते हैं, और वो अपने मिशन से आधी दूर चल के पुनः वापस आ जाते हैं। उनका मिशन भी कभी जो है वो कामयाब नहीं होता है। आज मेरा राजनीति क्षेत्र में आने का कोई शौक नहीं था। राजनीति क्षेत्र में आने के लिए मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मेरे भाइयों, मैं एक गांव में रहता हूं। आज भी मेरा जो परिवार है वो गांव के अंदर रह रहा है, और ऐसे गांव में रहता हूं जिस गांव में अकेले मेरा ही घर है। वो चाहे आप एससी समझ लीजिए, चाहे आप हिंदू समझ लीजिए, अकेला मेरा परिवार उस गांव में रहता है। लोग कहते हैं कि मैंने अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न को देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे समाज के लोगों, मेरे भाइयों, मैंने अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न खुद झेला है। हमारे पिताजी ने लखनऊ में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुझे भेजा। जब मैं लखनऊ से गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव आता था पढ़ने लिखने के बाद में, मैं भी कहीं 1 क्लास का अधिकारी बनना चाहता था। एमएससी मैथ से मेरी क्वालिफिकेशन है। मैं भी चाहता तो कहीं न कहीं इंजीनियर या कहीं न कहीं छोटी मोटी नौकरी लगकर अपने परिवार का पालन पोषण भली भांति कर सकते थे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने सोचा कि राजनीति क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जिस क्षेत्र की सीमा कोई सीमा नहीं है, राजनीति में अगर हम जाएंगे
तो हम अपने परिवार की ही नहीं बल्कि अपने परिवार जैसे लाखों परिवारों की जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं उनको मैं आजाद करा सकता हूं। ये सोचकर साथियों मैं राजनीति क्षेत्र में आया। एक मैं एग्जाम्पल दिया करता हूं, उदाहरण दिया करता हूं कि एक जैसे दो सगे भाई हैं और दो सगे भाइयों का बच्चे अगर मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं और मैंने होमवर्क दे दिया कि बेटा 5 का टेबल याद करके आइएगा। दोनों बच्चे जब मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं, दोनों बच्चे जब होमवर्क नहीं करते हैं तो मैंने एक बच्चे को तो थप्पड़ मार दिया, दूसरे बच्चे से केवल ये कह दिया कि ठीक है कल तुम 5 का टेबल पढ़ के आओ। तो मैं समझता हूं कि जब दूसरे दिन दोनों बच्चे पढ़ के आएंगे तो जिसके थप्पड़ पड़ा होगा, जिसके मार पड़ी होगी, उसको चाटा याद होगा, वो होमवर्क करके मेरे पास आएगा। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि गुलाम को केवल गुलामी का एहसास दिला दो, उसी दिन से वो क्रांति कर बैठेगा और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दे। आज हमारे स्वच्छकार समाज के साथ में देखिए, इस साजिश को आप समझिए कि हमारे स्वच्छकार समाज के साथ में जो गुलामी कराई इस मनुवादी व्यवस्थाओं ने, ये बड़ी सियासत के साथ में कराई, बड़ी साजिश के साथ में कराई। तो माफ करना मेरे भाइयों कि सियासत के साथ में हमसे गुलामी कराई गई, हमारे ऊपर मार नहीं पड़ी। वही हमारा जाटव भाई, वो भी गुलामी करता था, उनके काम में 1 मिनट का रोक दीजिए, नहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे, थोड़ा सा 2 मिनट रोक दीजिए। साथियों, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारे समाज आज क्यों गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। हमारा समाज आज अंधविश्वास और पाखंडवाद में सबसे ज्यादा क्यों फंसा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमसे जो गुलामी कराई गई, बड़ी सियासत के साथ कराई गई, हमारे ऊपर कोई जुर्म जास्ती नहीं करी है। पहले मैं गांव में रहता तो आप लोग भी तमाम लोगों का संपर्क गांव में होगा। आप पता करिए, पहले जब गांव के अंदर गन्ना की गुड़ाई करने होती थी तब हमारे जाटव भाइयों के घर पे घर घर फावड़ा भेज दिया जाता था शाम को, और कहा जाता था कि आज तुमको गन्ने की गुड़ाई करनी है। अब जब गन्ने की गुड़ाई कर रहे हैं हमारे जाटव भाई, और खेत की मेड़ के पास में जो गन्ने का खेत का मालिक है, जब दोपहर को भोजन आता था मेरे भाइयों, तो जो मालिक खेत का था उसके लिए तो पूरी सब्जी आती थी, और जो रात दिन मेहनत करके अपने चुटिया का पसीना एड़ी तक बहाते थे, उनके लिए जानवर जैसा खाना आता था। तो दिमाग के अंदर तर्क उनके शुरू हुआ। आज कहते हैं कि जय भीम बोलोगे तो क्या आप जाटव समाज के हो? विडंबना होती है। जो अशिक्षित लोग हैं, जो जिनको नहीं मालूम है, अगर जय भीम बोल दो तो कहेंगे क्या जाटव समाज के लोग हो। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे दिमाग के अंदर गुलामी जो कराई गई, बड़ी सियासत के साथ गुलामी कराई गई। तो जो व्यक्ति खेतों में काम कर रहा होता है तो उसके दिमाग के अंदर एक सोच पैदा हुई, एक तर्क पैदा हुआ कि मैं तो रात दिन फड़ुआ चला रहा हूं और फावड़ा पैदा करके अनाज तुमको पैदा करके दे रहा हूं। मेरे पास जो भोजन आया है वो जानवरों जैसा भोजन आया है, सीरा का शरबत आया है, तुम छाछ और दूध पी रहे हो। तो उसके दिमाग के अंदर एक तर्क पैदा हुआ कि ठीक, मैं तुम्हारी खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन अपने बेटे के लिए मैं 10 बीघा जमीन जरूर बना दूंगा ताकि वो अपनी जमीन का खुद मालिक बने। और हमारे समाज के साथ मेरे भाइयों क्या हुआ? हमारे समाज के साथ, अब भाई माफ कर देना क्योंकि मेरी तरफ ऐसा हुआ इसलिए मुझे मालूम है, मैंने झेला है। मेरे समाज के साथ में, हमारे समाज का जो इनको मलमूत्र साफ कराना होता था तो ये क्या कहते थे कि अरे दाऊ, अब पता चला कि हमारे दादाजी बीमार पड़े हैं, 4 दिन से उनको बुखार से उठे, और 4 दिन से जो हमारे समाज का काम था, सफाई का काम, वो हमारे समाज के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने कहा
कि अगर इस वाल्मीकि समाज के, सचकार समाज के हाथ पैर तोड़ दोगे तो तुम्हारे घर में जो गंदगी पड़ी है इस समाज के अलावा और कोई दूसरा नहीं उठा सकता है। तो मुझसे सियासत से काम लिया गया, मुझसे कोर्ट प्रमोद के काम लिया गया। कहा गया कि अरे दादाजी आप 4 दिन से दिखाई नहीं पड़े, तुम्हारी तो घर में बहुएं याद कर रही, पोती पोता बहुत याद कर रहे। तो दादाजी ने क्या काम किया कि दादी ने खाना परोसा, वो खाना भी हटा दिया और कहा कि पहले बाबू साहब के यहाँ चले जाएं। पता चला उनकी बहुएं भी याद कर रही, उनके पोता पोती भी याद कर रहे, उनकी दादी भी याद कर रही हैं। तो हमारे लोगों ने उठाया टोकरा, उठाई झाड़ू पंजा, उनके घर पे पहुंच गए सफाई करने के लिए। मुझे सोचने का वक्त ही नहीं दिया। और शाम जब हुई मेरे भाइयों, तो अभी एक रसगुल्ला आप ले आइए, आधा आप खा लीजिए और आधा मुझे खिला दीजिए। जो मजा तुम्हें आएगा सोई मजा तो हमको आएगा। यही कारण है कि हमको सोचने का मौका नहीं मिला। हम लोगों को एक पुश्तैनी अपनी जिम्मेदारी समझी कि नहीं, अगर इंटर में पास है, बीएससी कर रहा लड़का, तो किसी तरह से हम नगर पालिका में उसको ठेका पे लगा देंगे। हमारी सोच ही नहीं अलग जा रही है। अरे कोई जब अगर हमारी सोच, ये जो सफाई का काम, अरे कोई कौन से बाइबल में, कुरान में, गीता में, रामायण में या भारत के संविधान में लिखा है कि स्वच्छकार समाज का बेटा हमेशा स्वच्छकार ही बना रहेगा? ऐसा तो कोई भारत में कानून नहीं बना है। हमको अपने समाज के, अपने नौजवान लोगों को एक आत्मसम्मान भी जगाना चाहिए। हमको जो जिस समाज से, जिस काम से लोग घृणा करते हैं, कहते हैं जिस समाज से हमारी पहचान, जिस काम से मेरी पहचान है, अगर भाई मेरे यहाँ पे हमारे नौजवान बच्चे भी बैठे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, ज़्यादातर हम पार्टी की बात करते, कैडर भी देते हैं कि अगर आपको अपना आत्मसम्मान जगाना है तो आप कहीं चले जाइए, ट्रेनिंग कर लीजिए, किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग कर लीजिए। तो आपको अगर आज प्राइवेट ड्राइवर ही बन जाइए तो 10,000 रुपये कम से कम आज से प्राइवेट ड्राइवरों की भी तनख्वाह है। सम्मानजनक जिंदगी आप जियोगे और आपको ड्राइवर साहब ही कहा जाएगा, चाहे किससे भी बड़े अधिकारी के साथ आप चलो। लेकिन नहीं, हमारे जो लीडर हैं, ट्रेड यूनियन के लीडर हैं, वो हमेशा यही कहा करते हैं कि नहीं 10 आदमी हम तुम्हारे। देखो भाई माफ करना, मैं जो बात है मैं सच्चाई बता रहा हूं। अरे कब तक हम इस देश के, अरे आप इतिहास पढ़िए, ये भाई ने हमारे इतिहास पढ़ा, इससे पूछिए। हम इस देश के हुक्मरान थे, ये देश हमारा था, हम इस देश के राजा हुआ करते थे। कैसे हमारा इतिहास को जलाया गया और इन बेईमानों ने हमारे इतिहास को जलाने के बाद में हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो राजा थे, उनको कैसे राक्षस का अवतार दे दिया और उनके जो कत्ल करने वाले लोग थे उनको भगवान का अवतार दे दिया। ये इतिहास है, साहित्य इतिहास आप पढ़ने का काम करिए। आज वाल्मीकि समाज के बीच में ये आरएसएस के मानववादी समाज के लोग आते, मैं मंच पे बोलता हूं क्योंकि मैं भी उसी समाज से बिलोंग करता हूं। जब इनको वोट लेना होता है तो कहते हैं कि आप महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी हो और हम भगवान राम के भक्त हैं, मेरा वोट लेने का आप पे अधिकार बनता है क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जो है वो हिंदू धर्म के संस्थापक हैं, आप असली हिंदू हो। हमारे समाज के लोग इनके बहकावे में आ जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इनको वोट लेना होता है तो महर्षि वाल्मीकि जी को बता देते हैं कि हिंदू धर्म के संस्थापक हैं। और ये बात सच भी है कि भगवान राम ने, ये रामायण की बात है, शास्त्रों की बात है, ये हमने नहीं, हमारे बाप दादों ने शास्त्र नहीं लिखे, तुम्हारी प्रेसें थी, जो तुमने लिखा वही हमने पढ़ा। और आप लोग भी जानते हैं कि भगवान राम के जन्म होने से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी थी और उनकी मर्यादा बचाने का काम हर जगह महर्षि वाल्मीकि ने किया था। तो क्या जब तुमको वोट लेना होता है तभी तुम वाल्मीकि समाज को कहते हो असली हिंदू हैं? आपने सर्च किया, कभी इस पे विचार किया कि आज पूरे देश के अंदर बड़े बड़े मठों में चले जाइए, बड़े बड़े मंदिरों में चले जाइए, अगर काशी विश्वनाथ मंदिर आप बनारस में जाएंगे तो वहां पे शंकर जी का मंदिर है, पुष्कर जाएंगे तो वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। मैं पुष्कर भी गया, काशी विश्वनाथ भी गया, देश के जितने बड़े बड़े वो थे धार्मिक स्थल में केवल अध्ययन करने के लिए गया, पूजा करने कहीं नहीं गया। तो मैंने देखा
कि अगर ब्रह्मा जी का मंदिर है तो वहाँ पे सरस्वती भी की पूजा होती नजर आएगी, राम की भी मूर्ति लगी स्थापना नजर आएगी, यानी सारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की वहाँ पे पूजा होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर कहीं पर नहीं दिखाई तुमको पड़ेगी तो महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति किसी भी मंदिर में आपको अगर दिखाई पड़े तो आप मुझे बता दीजिए। आज रामनवमी और दशहरा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन माफ करना मेरे भाइयों, जिस दिन महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव होता है उस दिन सिर्फ और सिर्फ ये सफाई कर्मचारी समाज ही महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव मनाने का काम करते हैं। और तुम्हारे फंक्शन में अगर वो आ जाते हैं तो अब तुम्हारे पर बहुत बड़ा एहसान जता देते हैं कि मैं तुम्हारे फंक्शन में आने का काम किया है। तो भाइयों, अब अगर तुमको असली हिंदू बनाए, मैं मांग करता हूं मंच से कि इस समाज को अगर तुम्हें बहुत वोट लेना हो, असली हिंदू बनाते हो, तो अयोध्या में करोड़ों रुपए का मंदिर बना है, राम मंदिर, मैं इसकी विरोध नहीं करता हूं। मुझे भगवान राम से भी कोई फरेज नहीं है। अगर वो आदर्श है तो क्या महर्षि वाल्मीकि आदर्श नहीं है? हम तो जब तुमको हिंदू माने, हमको तब माने कि तुम मेरे हितैषी हो कि अयोध्या में जैसे भव्य मंदिर आपने बनवा दिया है उनके सम्मान में, तो महर्षि वाल्मीकि का भी कहीं न कहीं मंदिर अगर ना बनवाओ तो स्मारक ही पूरे देश के अंदर बनवा दो, तो मैं समझता हूं कि आप मान लेंगे कि आप असली हिंदू हो। साथियों, ये इसी तरह से ये चाहते हैं कि तुम रामायण, गीता और महाभारत में फंसे रहो। आज आप देख लीजिए, आप हमारा बड़ा भाई यहां होंगे बैठे, जाटव समाज को आप देखिए, उसने जितने भी कर्मकांड थे सारे कर्मकांड छोड़ दिए। और मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर ब्राह्मणों के बाद में अगर किसी ने तरक्की की है तो वो जाटव समाज ने की। उनको आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, डीएम, कलेक्टर ये किसी महाभारत ने नहीं बनाए, रावण नहीं बनाए, ये भारत के संविधान ने बनाए। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि खूब धार्मिक कर्मकांड कीजिए, खूब आप धार्मिक किताबें पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं भी असली वाल्मीकि हूँ, मैं भी भगवान वाल्मीकि के प्रति मेरी पूरी आस्था है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि जब देश के अंदर जातिवादी व्यवस्था है तो आप भी जातिवादी बन जाइए। मत जाइए दूसरों के मंदिर में, मत चढ़ाइए दूसरों को मंदिर में चढ़ावा। अगर तुमको चढ़ावा ही चढ़ाना है तो अपने महर्षि वाल्मीकि मंदिर में चढ़ावा चढ़ाइए, उनकी ही पूजा करिए। आप क्यों जाते हो दुश्मनों के दरवाजे पे जो उनके हाथ मजबूत होते हैं और तुम्हारी गर्दन की तरफ बढ़ते हैं? तो मेरे भाइयों, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी मैंने बनाई। अब मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन चल रहे हैं, हर नेता हमारा जो है वो अपनी जेब में 10-20 सूत्री मांग पत्र लेके घूमता है। समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, 10-20 सूत्री मांग पत्र लेके घूमता है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से एक बार, सिर्फ एक बार आप ये समझ लीजिए कि आप वोट गड्ढे में ही डाल दीजिए। जब आपका वोट गड्ढे में जब पड़ जाएगा और आपके 10 हजार वोटों से जब कैंडिडेट हारेगा तो ये चर्चा होगी कि वाल्मीकि समाज अब की इकट्ठा हो गया है, इसलिए हमारा नुकसान हुआ है। तो आप देख लीजिएगा पूरे नेशनल चैनल, सारी पार्टियों की निगाह तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। फिर हम समझौता करेंगे और समझौता जब होगा तो सम्मानजनक समझौता होगा। और जब पार्टी समझौता करती है, पार्टी सत्ता में शामिल होती है, तो फिर मांगने वाला नहीं बल्कि हमारा समाज देने वाला बन जाएगा। तो यही मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार सिर्फ जो है अपने भाई के साथ में आप लोग लग जाइएगा, तन मन धन जितना सहयोग हो सहयोग भी कीजिएगा। बरसों से 74 साल से दूसरी पार्टियों का आप सहयोग करते चले आए हैं, लेकिन एक बार आप अपने घर में आप रहिए। सबने अपने अपने घर बनाए हैं, आपका भी अपना घर बन गया है, मैं कोई बाहर से नहीं हूँ। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार सिर्फ अपने घर में आप रहिए। मेरा आपसे वादा है कि अभी देखिए हमारी पार्टी को बने हुए मात्र 1 साल भी नहीं हुआ। 17 सितंबर 2020 को मुझे चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट मिला
26 नवंबर 2020 को पार्टी की ओपनिंग की हमने दिल्ली में, और उसके बाद तुरंत मैं असम चला गया था। असम में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जब लेके मैं उधर पहुंचा, तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, वहां की जनता ने हमारे घोषणा पत्र को इतना ज़्यादा पसंद किया कि मुझे पुनः वहां बुलाया गया। पूरी स्टेट कमेटी गठित की, मात्र 2 महीना के अंदर हमारी पार्टी इतनी मजबूत हो गई कि हम 21 सीटों पर चुनाव लड़े, और 21 सीटों पर हमको 4.5% वोट से ज़्यादा वोट मिल गया। आज वहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोग जानते हैं, कांग्रेस को लोग जानते हैं, उसी तरह से लोग पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी को भी जानते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन और विनती है कि एक बार अपने घर में आप लोग रहिए, अपने भाई के साथ में लग जाइए, और मेरी अगर कहीं पे कमी लगे तो आप ज़रूर टेलीफोन करके मुझे बताइए कि राजेश जी आपकी ये कमी लग रही है, मैं अपनी गलती का सुधार करूँगा। क्योंकि मैंने बचपन से ये ध्येय बना लिया है कि लोगों के सुनने की आदत डाली है मैंने, और हमारे लीडरों के अंदर ये कमी रहती है कि हमेशा अपनी ही कहते हैं। जब लीडर बन जाते हैं, वो जिस तरह से डीएम और कलेक्टर बन जाते हैं, शासन चलाते हैं, तो उनकी लीडरशिप नहीं चल पाती है। मेरी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको सुझाव देने का अधिकार है। आपका भाई, आपका बेटा हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। आप जितना हो सके, मैं ज़्यादा किसी से डिमांड भी नहीं करता हूँ। भाई आपके यहाँ आएंगे तो मैं समझता हूँ कि खाना पीना तो सभी लोग खिला ही देंगे, रुक भी जाएंगे आपके यहाँ, और इससे ज़्यादा कोई डिमांड मेरी नहीं है। पार्टी की सदस्यता मात्र 20 रुपये हमने रखी है। हमारे सील साहब से मेंबरशिप की बुक ले लीजिएगा, और पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य आप बनाइएगा। बाकी हम अपने संसाधनों से चलते हैं, और पार्टी की वही आपके 20 रुपया से हम पूरा चुनाव लड़ लेंगे। असम में मैंने पूरा चुनाव लड़ डाला, किसी से उत्तर प्रदेश में मैंने 2 रुपया नहीं मांगे, ना मेंबरशिप के मांगे, ना सहयोग मांगा, ऐसा ही मैंने चुनाव लड़ डाला। आप लोग केवल एक बार जब आपसे वोट मांगने आए तो ये प्रचार प्रसार कर दीजिए कि अब पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी हमारी अपनी पार्टी बन गई है, इसको छोड़ के हम दूसरे कैंडिडेट को अब वोट नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अगर बोलने में कहीं त्रुटि हो गई हो, कहीं भूल चूक हो गई, संघर्ष करो, हम तुम्हारे तो साथ हैं। आप मुझे क्षमा करिए। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि।